1 फरवरी 1979। तेहरान की सड़कों पर 50 लाख लोगों की भीड़ जमा है जो अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो लीडर जो 16 साल बाद अपनी वतन वापसी कर रहा है। और इसी दौरान उसी लीडर के साथ जहाज में मौजूद एक रिपोर्टर ने उस लीडर से ये पूछा कि इतने सालों बाद भी लोग आपकी वापसी के इंतजार में हैं और आपके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उस पर उस लीडर ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देते हुए कहा, हेज। दोस्तों, हेज एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। ये सुनकर रिपोर्टर हैरत में आ गई और उसने दोबारा पूछा, कुछ नहीं? तो इस पर उस लीडर का जवाब था, जी हाँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस लीडर के इतने उदासीनता भरे जवाब से रिपोर्टर का हैरत में आना लाजमी था, क्योंकि तेहरान के एयरपोर्ट पर जमा ये भीड़ शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ थी और फिर भी ऐसा रवैया काफी हैरान करने वाला था। और दोस्तों, ऐसा रवैया करने वाले ये लीडर और कोई नहीं बल्कि अयातोला रूहोल्लाह खुमैनी थे, जो ईरान के इस्लामिक कट्टरपंथी आदर्शों पर आधारित मुल्क बनाने के लिए 16 सालों बाद अपने देश लौट रहे थे। But at 10 minutes to 10, Khomeini was being helped down the steps of his chartered Air France jet to set foot on Iranian ground for the first time in 15 years. रूहोल्लाह खुमैनी अपनी रियासत के पहले सुप्रीम लीडर थे जो 1989 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर कायम रहे, और सियासत में आने से पहले वो बेहतरीन स्कॉलर्स में से एक थे जिसे अयातोला कहा जाता है। और यही वजह है कि उनकी पहचान हमेशा से अयातोला खुमैनी के नाम से हो रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे इनके द्वारा शुरू किए गए इस्लामिक मूवमेंट ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को बदल कर रख दिया। कैसे इन्होंने ईरान के शासक रेजा शाह को सत्ता से हटाकर वहां इस्लामिक शासन को कायम किया, कैसे इन्होंने मॉडर्न विचारों से लबरेज रहने वाले ईरान को कट्टरपंथ की आग में ढकेल दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारी द डिक्टेटर सीरीज की अगली कड़ी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसके एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। अर्ली लाइफ ऑफ रूहोल्लाह खुमैनी। दोस्तों, खुमैनी का पूरा नाम इमाम अयातोल्ला सैयद रूहोल्लाह मुसावी खुमैनी था, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का वंशज माना जाता था, यानी वो शिया मुस्लिमों के 7वें इमाम मूसा काज़म के वंशज थे। इनका जन्म ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर साउथ में खुमैन शहर में अयातोल्ला सैयद मुस्तफ़ा मुसावी और हाजी आगा खानम के घर हुआ था। उनकी जन्म की तारीख को लेकर किसी तरह के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मौजूदा तथ्यों के अनुसार 24 सितंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, खुमैनी के माता पिता की बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इनका पालन पोषण इनके रिश्तेदारों ने किया था। अब क्योंकि इनके खानदान में इस्लाम की तामील हासिल करना और इसमें महारत हासिल करना एक रिवायत थी, इसी वजह से खुमैनी ने 6 साल की उम्र से ही इस्लामिक ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, उस समय ईरान में एक रिवायत थी कि जैसे जैसे इंसान इस्लाम की तामील करता है तो उसे अलग अलग पद मिलते जाते हैं, और जब वो सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाता है तब उसे अयातुल्ला का रुतबा हासिल होता है। रूहोल्लाह भी उसी रास्ते पर चल रहे थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही की थी। 18 साल की उम्र में वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कोम शहर चले गए, जहां उन्होंने अयातुल्ला शेख अब्दुल करीम हैरी यज़दी के अंदर पढ़ाई की। अयातुल्ला हैरी यज़दी इराक के महान विद्वान थे, और बता दें कि कोम शहर उस दौरान सबसे फेमस शिक्षा का केंद्र था। रूहोल्लाह का कोम का यह सफर यूं तो जिंदगी का एक छोटा सा फैसला था, लेकिन किसे मालूम था कि ये फैसला पूरे देश की तकदीर बदल देगा। खैर, रूहोल्लाह ने कोम में इस्लामिक लिटरेचर, इस्लामिक फिलॉसफी, इस्लामिक लॉ और मिस्टिकल साइंस का अध्ययन किया और इन सारी टॉपिक्स पर कई किताबें भी लिखी। साल 1932 में तेहरान के एक जाने माने स्कॉलर की बेटी से उनकी शादी हो गई, और इस दौरान अयातुल्ला शेख अब्दुल करीम हैरी यज़दी की भी मृत्यु हो गई, और तब रूहोल्लाह ने उनकी जगह ली। अब उनकी पहचान एक बड़े स्कॉलर पर होने लगी, और दोस्तों, यही वो वक्त था जब रूहोल्लाह मुसावी रूहोल्लाह खुमैनी के नाम से पहचाने जाने लगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हम ईरान की पॉलिटिकल कंडीशन को समझ लेते हैं, जिसने आगे चलकर खुमैनी को तानाशाह बनने के लिए प्रेरित किया। हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ ईरान? देखिए दोस्तों, जिस मुल्क को आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, उस पर लंबे अरसे तक काजार डायनेस्टी ने शासन किया था। 1908 में ईरान में तेल की खोज हुई तो दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें भी ईरान पर गड़ गई, और इसके बाद 1925 में इन बड़ी ताकतों के पावर गेम्स के नतीजों में पहलावी खानदान की जीत हुई और रेजा शाह पहलावी ईरान के नए शासक बने। रेजा शाह का हुकूमत करने का खास अंदाज था, और वो अपनी सत्ता को कड़ी सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा के साथ चलाते थे। उनका सेक्युलरिज्म
और एंटी कम्युनिज्म पर जोर था और उनके दौर में धर्म को इतनी अहमियत नहीं दी गई और कई सोशल और फाइनेंशियल रिफॉर्म किए गए। रजा शाह ईरान को वेस्टर्न देशों की तरह मॉडर्न बनाना चाहते थे और वो ईरान के मॉडर्नाइजेशन के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने लोगों पर अत्याचार और जुल्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। रजा शाह ये समझ रहे थे कि जब पड़ोसी मुल्क टर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। रजा शाह उनकी तरह मुल्क को डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहते थे, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन उनके खिलाफ था, क्योंकि अगर ईरान में डेमोक्रेसी आ जाती तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ईरान के तेल पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए उसने बादशाहत को खुला सपोर्ट किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के हालात खराब हुए तो उससे ईरान भी अछूता नहीं रहा और 1941 में रजा शाह पर नाजीज को सपोर्ट करने का आरोप लगा और रशिया और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और रजा शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। रजा शाह के बाद उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रेजा को 16 सितंबर 1941 के दिन नया बादशाह बनाया गया और दोस्तों ये वही शासक थे जिनको लगभग 40 साल बाद 1979 में रूहुल्लाह खुमैनी ने सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन मोहम्मद रजा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से खुमैनी को एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेना पड़ा। दरअसल दोस्तों 1941 में ईरान का शासक बनने के बाद से ही रेजा ब्रिटेन के पपेट बन गए थे और वो जो भी पॉलिसीज या रिफॉर्म्स ईरान में लाते उस पर ब्रिटेन और यूएसए जैसे बाकी वेस्टर्न देशों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ करता था, जो कि ईरान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन 1950 में उनके वजीर या यूं कहें कि ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कोशिश की थी, तब वेस्टर्न ताकतों ने ही रजा पर दबाव डालकर मुसादिक को पद से हटवाया था। और इसके साथ ही जब भी रजा के खिलाफ तख्ता पलट की साजिशें होती थी तब भी यही वेस्टर्न पावर्स उनको बैक किया करती थी और कहीं ना कहीं इनकी बदौलत ही मोहम्मद रजा 40 साल तक ईरान पर राज कर पाए। लेकिन उनके इस राज के दौरान ईरान का एक बड़ा वर्ग उनसे खुश नहीं था और इनमें ईरान के आम लोग के साथ साथ वहाँ के उलेमा शामिल थे। ईरान जो रिसोर्स वाइज काफी वेल्दी था, लेकिन उसका फायदा ईरान की आम जनता को नहीं हो रहा था और आम जनता भी बेहद गरीबी में जीवन बिता रही थी, जिससे रजा के खिलाफ आम जनता का आक्रोश था। और इसके साथ ही रजा शाह की पॉलिसीज आधुनिकता को बढ़ावा देती थी, जिससे वहाँ का उलेमा वर्ग खासा खुश नहीं था। और अब उलेमा वर्ग और आम जनता की परेशानियों की आवाज उठाने एक 60 साल की उम्र वाले इंसान का उदय हुआ, जिसका नाम था रूहुल्लाह खुमैनी। पॉलिटिकल जर्नी ऑफ रूहुल्लाह खुमैनी। दोस्तों 60 की जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में रूहुल्लाह खुमैनी अपना सब कुछ दांव पर लगाने की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने तब सोच लिया कि देश को अगर शाह के जुल्म और अत्याचार से बचाना है तो सियासत में अपना किरदार निभाना होगा। रूहुल्लाह खुमैनी 1962 में पूरी तरीके से राजनीतिक रूप में सक्रिय हो गए और जब ईरान में शाह की सरकार द्वारा व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर लैंड रिफॉर्म, जंगलों का नेशनलाइजेशन, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को अपने इंटरेस्ट के लिए बेचना, वुमेन को वोट देने के लिए इलेक्टोरल चेंजेस, इंडस्ट्री में प्रॉफिट शेयर करने और देश के स्कूलों में एंटी लिटरेसी कैंपेन चलाने का आह्वान किया गया, तो धर्म के रखवाले उलेमाओं ने विरोध शुरू कर दिया और उन्होंने पूरे देश में सरकार के विरोध में दंगे भड़काए और इन सबको लीड कर रहे थे रूहुल्लाह खुमैनी। इमाम खुमैनी का मानना था कि ईरान को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करना चाहिए और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीज़ों को डिकेडेंट और यूथ पर खराब प्रभाव डालने वाला माना और उनका मकसद इस्लामिक नेशंस को एक इंटीग्रेटेड पावर के रूप में एकजुट करना था ताकि किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके। और उनका मानना था कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होकर ही रहेगा। साल 1963 में जब खुमैनी का पहला पैगाम ईरान के लोगों तक पहुंचा, तब खुमैनी का शाह के प्रति विरोध अपने चरम पर था। खुमैनी के विरोध को देखते हुए शाह ने ईरान में कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने आग में घी का काम किया। इसमें पहला था औरतों को अधिकार देने का फैसला और दूसरा विदेशी कंपनियों को ईरान में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त देना। अब भले ही आज के समय के हिसाब से ये फैसले प्रगतिवादी लगे, लेकिन इन फैसलों के बाद से ईरान में उस समय अफरा तफरी मच गई। 5 जनवरी 1963 मुहर्रम का महीना और सुबह सुबह ही रूहुल्लाह खुमैनी के दरवाजे पर सवाक फोर्स की दस्तक हुई। सवाक शाह की गुप्त पुलिस फोर्स थी जो उनके खिलाफ उठ रहे आक्रोश को दबाने के लिए काम किया करती थी। और दोस्तों यहाँ फोर्स द्वारा रूहुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुहर्रम के ऐसे रिलीजियस महीने में खुमैनी जैसे इमाम की गिरफ्तारी का विरोध तो होना ही था। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आगाज हो गया और तेहरान और शिराज में तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि कई लोग मारे भी गए। ईरान में 3 दिनों तक बड़े पैमानों पर दंगे हुए और इसमें लगभग 400 लोग मारे गए। सत्ताधारियों को लगता था कि खुमैनी को कंट्रोल करना आसान होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब ईरान में नए लीडर का जन्म हो चुका था जो धुन का पक्का था और पूरे देश में पॉपुलर और अपने मकसद को हासिल करने का जुनून रखने वाला था।
खुमैनी अब किसी से किसी प्रकार का डिक्टेशन लेने के पाबंद नहीं थे और इसी कारण इमाम खुमैनी को 8 महीने तक नजरबंद रखा गया और अप्रैल 1964 में सरकार को खुमैनी को रिहा करना पड़ा। लेकिन अब उनके बोलने और लिखने का अंदाज पहले से और ज्यादा सख्त हो गया था और इतना सख्त कि शाह ने सोच लिया था कि अब इस मसले को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। नवंबर 1964 में रूहुल्लाह खुमैनी को देश से निकाल दिया गया और वो 4 नवंबर 1964 को 1 साल के लिए इराक के बसरा शहर में रहे, जहां उन्होंने शाह और अमेरिका के विरोध में बयान दिए। इसके बाद उनका जाना तुर्की हुआ, लेकिन तुर्की ज्यादा वक्त तक उनका बोझ नहीं उठा सका और तुर्की ने शाह को पैगाम भेजा कि खुमैनी को ईरान वापस बुलाया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ खुमैनी के इरादे कुछ और ही थे। उनकी नज़र थी इराक के नजफ शहर पर और दोस्तों ये नजफ शहर ही था जहां उन्होंने अपना सबसे अहम नजरिया पेश किया। और दोस्तों वो नजरिया था विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालने का नजरिया। उन्होंने कहा कि जब तक शिया मुस्लिमों के 12वें इमाम मेहंदी नहीं आते, तब तक लोगों पर हुकूमत करने का हक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का है, और वह है जो इस्लामी कानून शरीयत पर विश्वास रखता हो। यानी देखा जाए तो खुमैनी रिजा शाह को सत्ता से बेदखल कर खुद को सत्ता के लिए मुफीद कैंडिडेट दिखाना चाहते थे, जो इस्लामिक वैल्यूज को अच्छे से समझता और मानता हो। अब आइए देखते हैं कि कैसे खुमैनी ने मोहम्मद रेजा को सत्ता से बेदखल किया। हाउ रूहुल्लाह खुमैनी रिमूव द शाह ऑफ ईरान। दोस्तों, रजा के खिलाफ एक जन विद्रोह घोषित करना बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल फोन्स और ना ही सोशल मीडिया। लेकिन दोस्तों, इस दौर तक ऑडियो कैसेट्स का प्रचलन बढ़ गया था। गाने, नज़में, गज़लें, पैगाम, हर चीज़ जो इंसान के कानों तक पहुंचा हो, उसका जरिया बनते थे ये ऑडियो कैसेट्स। और खुमैनी का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाने का जरिया भी यही कैसेट्स बने। शाह की तीखी निंदा करने वाले उनके बयान, लेक्चर्स, संदेश सब कैसेट्स में रिकॉर्ड होते और ईरान स्मगल किए जाते, जिसे ईरान के हर तबके तक पहुंचाया जाता, खास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों में। खुमैनी का पैगाम बिल्कुल साफ था। पहला ये कि वो मर्द और औरतों को बराबरी का हक देने के खिलाफ थे। दूसरा, वो रजा द्वारा किए गए किसी भी तरह के भूमि सुधार के विरोध में थे। तीसरा, वो ईरान को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराना चाहते थे, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के। और चौथा, उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों को सत्ता के पदों में शामिल करने का विरोध किया। और अंत में यानी पांचवा था खुमैनी का इजराइल के खिलाफ खुलकर आलोचना करना। एक तरफ खुमैनी का ये पैगाम और दूसरी तरफ शाह के राज में लगातार बढ़ती महंगाई और सोशल रिफॉर्म जैसे गलत फैसले देश में बादशाहत के खिलाफ गुस्सा बढ़ाते जा रहे थे। 1977 में जब खुमैनी के बड़े बेटे मुस्तफ़ा की संदिग्ध हालत में मौत हुई तो मामला और बिगड़ा। 46 साल की उम्र में मुस्तफ़ा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, लेकिन खुमैनी ने अपने बेटे की मौत को कत्ल का नाम दिया और जिम्मेदार ठहराया शाह को। ईरान की सड़कों पर अब लोग शाह के खिलाफ उतरने लग गए और कुछ महीनों बाद जनवरी 1978 में रियासती अखबार ने खुमैनी के खिलाफ एक आर्टिकल छापा, जिसमें उनके मंसूबों पर तो सवाल उठाए ही, लेकिन इसके इतर उनकी देशभक्ति पर भी जो बातें लिखी थी वो आवाम को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। लोग तेहरान की सड़कों पर मार्च करने लगे और फिर लोगों पर सीधी गोलियां चला दी गई। अगले 13 महीनों तक पुलिस, सशस्त्र बल और नागरिक प्रदर्शनकारियों ने देश भर में सैकड़ों लोगों को मार डाला और ईरान अब पूरी तरीके से अराजकता में घिर गया। ईरान में अब कुछ बड़ा होने वाला था। ईरान की जनता ने अब फैसला कर लिया था और वो फैसला और कुछ नहीं बल्कि इनकलाब का फैसला था, जिसने पूरे ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को बदल कर रख दिया। इधर साल 1978 में खुमैनी को इराक के नजर से जाने को मजबूर होना पड़ा और इस दौरान इराक पर सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। सद्दाम हुसैन ने खुमैनी को देश से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो फ्रांस चले गए और जहां उन्हें अपने विचारों को खुलकर रखने का मौका मिला और अपनी क्रूरता और किसी तरह का समझौता नहीं करने की जिद के कारण उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कद भी हासिल कर लिया। ईरान में जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, वैसे वैसे इमाम खुमैनी की छवि और उनका महत्व भी बढ़ता जा रहा था। उनके निर्वासन के आखिरी कुछ महीनों के दौरान इमाम खुमैनी के पास लगातार पत्रकारों, समर्थकों और गणमान्य लोगों का तांता लगा रहता था, जो क्रांति के आध्यात्मिक नेता को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। इधर हर गुजरते वक्त के साथ शाह की हुकूमत कमजोर पड़ती जा रही थी और शाह कैंसर के अंतिम चरण पर थे। वो ईरान में अपने विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए और ईरान में हर तरफ अफरा तफरी थी और झड़पें रोज का किस्सा बन गई थी। दुकानें बंद, कारोबार ठप और हड़ताल पर हड़तालों ने वहां की तेल की इंडस्ट्री पर असर डाला और पैदावार 75% तक घट गई। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1979 को शाह ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया और हैरत की बात यहाँ ये थी कि किसी भी मुल्क ने उन्हें कबूल नहीं किया।
यहाँ तक कि अमेरिका ने भी नहीं, वही अमेरिका जिसने एक समय पर रेजा को पूरी प्रोटेक्शन दी हुई थी। शाह अब मिस्र में पनाह लेने को मजबूर हो गए थे और उनके ईरान की सत्ता से बाहर जाते ही अयातुल्ला के लिए घर वापसी का रास्ता खुल गया। अयातुल्लाज रिटर्न टू ईरान। गुरुवार 1 फरवरी 1979 को पेरिस से एक चार्टर्ड बोइंग 747 जहाज ने उड़ान भरी। इस जहाज में कोई और नहीं बल्कि ईरान क्रांति के हीरो रुहोल्लाह खुमैनी सवार थे और तकरीबन 16 साल से देश से बाहर रहने के बाद आखिरकार अपने देश वापस आ गए, जहां ईरान की आवाम उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन खुमैनी की घर वापसी से हर कोई खुश नहीं था। फौज तो उनके कत्ल का मंसूबा बना रही थी और फौज के एक सीनियर कमांडर खुमैनी के जहाज को मार गिराना चाहते थे। उन्होंने मिस्र में मौजूद शाह से परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आने पर वजीर आजम शाहपुर बख्तियार ने पूरे ईरान में कर्फ्यू लगा दिया। इमाम खुमैनी ने कर्फ्यू की परवाह नहीं की और ईरान की जनता को ये पैगाम भेजा कि वो कर्फ्यू की चिंता ना करें, जिसके बाद ईरान की जनता ने कर्फ्यू की सारी बंदिशें तोड़ दी और फिर उनका जहाज ईरान के मेहर आबाद एयरपोर्ट पर उतर गया। कुछ देर बाद जहाज से काला तोला और लंबी दाढ़ी लिए झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा शख्स उतरा और वहां उनकी एक झलक देखने के लिए लगभग 5 मिलियन लोग मौजूद थे। अब खुमैनी ईरान के कर्ता धर्ता थे और ईरान लौटने के पहले ही दिन एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने मोहम्मद रजा की सरकार पर हमला करते हुए ये वादा किया कि वो एक लोकप्रिय रूप से चुनी गई सरकार की स्थापना करेंगे जो ईरान के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। 11 फरवरी को इमाम खुमैनी ने अंतरिम सरकार की घोषणा की और 30 और 31 मार्च 1979 को अंतरिम सरकार ने 16 साल या उससे अधिक आयु के सभी ईरानियों, पुरुष और महिलाओं से इस्लामी गणराज्य को सरकार और संविधान के नए रूप से स्वीकार करने के प्रश्न पर जनमत संग्रह में वोट देने के लिए कहा। वोट के थ्रू 98% से ज्यादा लोगों ने राजशाही को इस्लामी गणराज्य में बदलने के पक्ष में मतदान किया और नए नए संविधान को मंजूरी देने के लिए बाद में चुनाव हुए। इमाम खुमैनी स्वयं आजीवन सुप्रीम लीडर के रूप में स्थापित हुए और आधारिक तौर पर क्रांति के नेता के रूप में घोषित किए गए। सत्ता संभालने के बाद ईरान के नए संविधान को इस्लाम के आधार पर बनाया गया और इस्लामी कानूनों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। इमाम खुमैनी ने सत्ता पाते ही फिर वो किया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने एक कट्टरपंथी शासन की स्थापना की और जिस देश में कुछ वक्त पहले तक आज़ादी और लोकतंत्र के नारे लग रहे थे, अब वहाँ मगरबर अमेरिका और मगरबर इजराइल यानी विद्रोहियों की मौत के नारे लग रहे थे। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी असेंबली सेशन के दौरान बच्चों से नारे लगवाए जाते थे और अब महिलाओं पर भी हिजाब कंपलसरी कर दिया गया था। अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजहब की महिला पर चटक रंग, लिपस्टिक, नेल पॉलिश या एक बाल भी नजर आना उन्हें जेल के पीछे पहुंचा सकता था और उनके साथ ही अब महिलाएं अपनी मर्जी से तलाक नहीं ले सकती थी। इमाम खुमैनी के फैसले से नाराज महिलाओं ने विरोध जताया, लेकिन उसे दबा दिया गया। जब इमाम खुमैनी ने सत्ता की कमान संभाली तो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर जोर दिया और जनक्रांति के बुलबुले से सत्ता में आए खुमैनी अब तानाशाह के रूप में बदल चुके थे, जिन्हें अपने खिलाफ उठती आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी और वे उसे कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाते थे। इवन जो कट्टरपंथी इस्लामिक क्रांति उन्होंने ईरान में शुरू की थी, उसकी चिंगारी धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में लग गई, जिसका सबसे ज्यादा असर सद्दाम हुसैन द्वारा शासित इराक में देखा गया और सद्दाम को डर था कि खुमैनी के प्रभाव में आकर कहीं इराक की शिया बहुल जनता भी उसके खिलाफ विद्रोह न कर दे, जिससे घबराकर उसने ईरान पर हमला कर दिया, जिसकी एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप आई बटन पर टैप करके अभी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जंग 8 साल यानी 20 अगस्त 1988 तक चली और यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। दोनों देशों को अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा और जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, फरवरी 1989 में अयातुल्ला खुमैनी ने फिर से सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया, जिसमें उन पर अपने नोबल सैटेनिक वर्सेस में पैगंबर मोहम्मद के नाम को अपमानित करने का आरोप लगाया गया। लेकिन फिर 3 जून 1989 को 87 साल की उम्र में कैंसर से अयातुल्ला खुमैनी की मौत हो गई और उनकी मौत का ऐलान रेडियो तेहरान पर रोते हुए किया गया। तमाम टेलीफोन लाइंस काट दी गई, हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और सरहदें सील कर दी गई। 11 जून 1989 को उनके अंतिम यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए, यानी ईरान की कुल आबादी का 1/6 हिस्सा इस यात्रा में शामिल हुआ। इमाम खुमैनी को स्टेट फ्यूनरल दिया गया और उनके आखिरी दीदार के लिए इतने ज्यादा लोग आए कि उन्हें हटाने के लिए ही वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करना पड़ा और लोग फिर भी नहीं हटे तो इमाम खुमैनी का शव हेलीकॉप्टर से ले जाया गया।
हेलीकॉप्टर जब तेहरान शहर में उतरा तो भीड़ ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया और सभी उनके कफन के टुकड़ों को आखिरी यादों के तौर पर अपने पास रखना चाहते थे। बहुत मुश्किल से उनकी डेड बॉडी को भीड़ से बचाया गया और आखिर में जैसे तैसे तेहरान के बहिशत जहरा कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया और उनके इस पूरे फ्यूनरल प्रोग्राम के दौरान दर्जनों लोगों की जानें गई और सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए। कंक्लूजन दोस्तों, जहां ईरान के लोगों ने उन्हें अपने नायक के तौर पर देखा तो ईरान के बाहर से पूरी दुनिया उन्हें खलनायक के तौर पर देखती रही, क्योंकि उन्होंने ही ईरान को एक मॉडर्न देश से कट्टरपंथियों का गढ़ बनाकर छोड़ दिया, जिसका खामियाजा आज प्रेजेंट डे ईरान के लोग भुगत रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के बाद ईरान ही ऐसा देश है जो विश्व भर के देशों से सबसे ज्यादा सैंक्शंस झेल रहा है और इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि खुमैनी का ही हाथ था और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जो कट्टरपंथ की हवा है उसका दोष भी इन्हीं को दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या खुमैनी एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे या फिर एक रेडिकल डिक्टेटर? हमें जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।